नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल रहे के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी डिटेल आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे राहुल गांधी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जवाब दिया है सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चुनाव से पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल के अंदर राज्य की पुलिस और सीबीआई एक दूसरे के आमने सामने आ गई। ये बताएंगे कौन से मामले को लेकर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ताजा सर्वे के अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता 65% से ऊपर पहुंच गई है दोस्तों। बताएंगे कौन से सर्वे में दावा किया गया है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी रवीश कुमार ने उठाए गंभीर सवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट के साथ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत देश की जनता पूरे देश भर के अंदर परिवर्तन चाहती है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंची। इसके बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उज्जैन में राहुल गांधी ने महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं और इसके बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ते हुए अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही रात्रि विश्राम के लिए बड़नगर रोड पहुंचे हैं। इसके बाद यात्रा आज फिर से शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना वादा रिपीट करते हुए कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 50% के आरक्षण की सीमा को समाप्त करेगी। साथ साथ दोस्तों बीते दिन एक घटना का वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, अपनी जिप्सी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। अचानक से उनके आसपास के रोड के साइड में खड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं की तरह आगे नहीं बढ़ जाते बल्कि वहीं पर गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी नीचे उतरते हैं। दोनों नेता जाते हैं और नारे लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। इसके बाद अचानक से उनके बयानों में बदलाव देखने को मिलता है। जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। ये काम बहुत आसान है। जैसे यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लिए खड़े थे, वे चिल्ला रहे थे, मैं गाड़ी से उतरकर उनसे मिला तो उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मोहब्बत की दुकान खोलना काफी आसान होता है। राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसके साथ में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, उनकी ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर किया गया है। साथ साथ न्यूज एक्सप्रेस नाम के सोशल मीडिया पोर्टल पर 96,000 लोगों ने एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल ये पूछा गया था कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग देखना चाहते हैं। 4-5 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी का ऑप्शन दिया गया था। सबसे ज्यादा लोग राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 96,000 लोगों में से 76% लोगों ने राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री देखने पर अपनी राय दी है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखने पर राय देने वाले लोगों की कुल संख्या 18% थी। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से कोसों आगे है दोस्तों। इससे पहले भी जब सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया था तब इसी तरीके का रिस्पांस आया था, लेकिन तथाकथित गोदी मीडिया ने पहले ही सर्वे को डिलीट कर दिया था। लेकिन अब इस सर्वे में आप देख सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों, क्या आप इस सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय हो, लिखिए जरूर। साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 6 से 8 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों ने तैयारियां शुरू कर रखी है। साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्र संगठन ने संदेश खाली के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ममता सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए दिल्ली के बंगला हाउस के बाहर विरोध किया गया है दोस्तों। बांग्ला भवन के बाहर कार्यकर्ता जमा होकर आंदोलन करते दिखाई दिए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से रोकने का प्रयास भी किया गया है। वहीं पर देश के कई सारे नामी एक्टरों में से एक नाना पाटेकर ने कहा कि किसान कभी ये नहीं कहेगा कि मैं किसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहता हूं। हम जानवरों की भाषा जानते हैं, क्या तुम्हें समय रहते किसानों की भाषा नहीं बोलनी आती? ये सवाल भी उन्होंने कई सारे पूछे हैं दोस्तों। इसके बाद किसानों से कहा है कि आप लोगों को अब अधिकार मांगने की जगह, कुछ मांगने की जगह ये तय करना चाहिए कि आप किसको चाहते हैं कि सरकार चलाए। कुल मिलाकर दोस्तों, क्या आप नाना पाटेकर की इस बात का समर्थन करते हैं? क्या किसानों को अधिकार मांगने की जगह केवल ये तय करना चाहिए कि किसकी सरकार वो लोग चाहते हैं? क्योंकि 5 साल तक एक सरकार जब बन जाती है तो लगातार वो काम करती है और इस बीच अगर उनसे मांग नहीं की जाएगी तो फिर कैसे मांग पूरी होगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएंगे दोस्तों। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट के जज हैं गंगोपाध्याय, जिन्होंने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देते हुए ऐलान कर दिया है। जो उम्मीद भी की जा रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अप्रोच किया था, मेरे से पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी अप्रोच किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी दी है दोस्तों। कल या परसों वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे में विरोध पार्टी ने कहा कि मैंने बीजेपी से संपर्क किया, बीजेपी ने मुझसे संपर्क किया, ये जज ने कहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज का ये रहस्य उद्घाटन बेहद ही चिंताजनक और भयावह है। सोचिए, ये जज न्याय के मंदिर में क्या कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसके फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए। हर उस फैसले को निरस्त करना चाहिए जिसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया है। ऐसे जज पर महाभियोग चलना चाहिए। जजों के लिए रिटायरमेंट और इस्तीफे के बाद कोई नया काम करने की समय सीमा तय की जानी चाहिए। यानी दोस्तों, कोई भी जज अगर रिटायर्ड होता है तो उसको पहले 4-5 साल तक किसी भी बड़े सरकारी पद पर नहीं जाना चाहिए, कोई राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये जो कोलकाता के हाईकोर्ट के जज ने किया है, इस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। एक इंस्टीट्यूशन पर गंभीर सवाल खड़े होंगे, कोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दिल्ली
के मुख्य सचिव को अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखे हुए 12 मार्च तक रिपोर्ट करने के लिए कह दिया है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के एलजी 4-5 इमेज शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि स्थिति काफी खराब है, काफी गंदगी है, यहाँ पर काम नहीं हुआ है, इन इलाकों के अंदर काम नहीं किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस पर जवाब देते हुए कह दिया कि एलजी साहब जो काम आप कर रहे हैं वो विपक्ष को करना चाहिए था, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर काम करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। बीजेपी के नेता तो अब संन्यास ले रहे हैं, सांसद भी बीजेपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, राजनीति नहीं करना चाहता, ऐसे में आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर दिखाया है, इसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि ये जो समस्याएं एलजी साहब बता रहे हैं इनका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी बता दिया है कि विजिलेंस और सर्विस क्योंकि अब एलजी के हाथ है और अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा तो एलजी को कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब एलजी के हाथ में सब कुछ है, एलजी ये तय कर सकते हैं कि कौन सचिव रहेगा नहीं रहेगा, किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जब दिल्ली सरकार के पास ये पावर नहीं है तो दिल्ली सरकार के आदेश को ये सचिवालय के लोग मानेंगे कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल भी इसी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो केवल डायरेक्शन दे सकते हैं और अधिकारी माने ना माने ये उनके ऊपर है, क्योंकि अधिकारी को हटाने का पावर ही नहीं है केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर। साथ साथ दोस्तों टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। पहले दिन 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे, अब सिर्फ 1000 लोग पहुंच रहे हैं। लोग समझ गए हैं कि जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां सिर्फ इन्होंने पब्लिसिटी की है, यानी केवल बीजेपी के पब्लिसिटी की वजह से ये पूरा इवेंट बनाया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा देते हुए बताया है। उन्होंने कहा है कि 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे, अब सिर्फ 1000 लोग जा रहे हैं। मंदिर का इतना प्रचार किया, दिन रात मंदिर मंदिर किया। जब सैलानी गए तो पहले दिन 5 लाख लोग गए थे, दूसरे दिन 3 लाख लोग गए, उसके बाद 2 लाख गए, फिर 2000 हो गए, धीरे धीरे घटते घटते 1000 उससे कम हो गए हैं। फिर पब्लिसिटी का फायदा क्या है? इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी वकालत की है। इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ममता दीदी प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य चेहरा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। दोस्तों सशस्त्र भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि जौनपुर के ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अचानक से पुराने मामले में दोषी करार दे दिया गया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आज उनके सजा का भी ऐलान कर दिया जाएगा, जेल भेज दिए गए हैं। इस पर आईपी सिंह बोले कहा जो भी बीजेपी के खिलाफ खिलाफत करेगा उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। कृपा शंकर सिंह हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के दोषी है, बीजेपी कल तक इन्हें जेल भेजने की मांग कर रही थी, आज जौनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, यानी बीजेपी के जौनपुर के प्रत्याशी को लेकर गंभीर सवाल है। दोस्तों सांसद अखिलेश यादव बोले कहा शपथ के सामने दूसरी शपथ, हम बेरोजगार पेपर लीक से प्रताड़ित नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को कभी वोट नहीं करेंगे, ऐसी पार्टियों को कभी वोट नहीं करेंगे। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खली के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि संदेश खली के मामले को लेकर शाहजहां शेख को अब सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे स्टे लगाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने से मना कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी शाहजहां शेख की देने से मना कर दिया है। दोस्तों एक बार फिर से संवैधानिक संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीबीआई और पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। शासक शिवसेना और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब आज महाविकास आघाड़ी गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम ऐलान कर सका है। साथ बिहार के 17 सीटों को लेकर जानकारी देते बताया गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से दावा किया गया कि 17 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में जेडीयू को 12 सीटें मिल सकती है, एलजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 2 अदर्स को मिल सकता है। यानी इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी को लगभग 21 सीटें मिलाकर मिल सकती है। और ऐसे में दोस्तों जेडीयू को जितनी ज्यादा सीटें मिलेगी हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी के लिए वही सीटें मुसीबत बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे शायद उनको भी नहीं पता है। बिहार को लेकर तो पूरी तरीके से समीकरण इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के साथ एक खेला हो सकता है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कितनी सीटों पर जीतेगा? साथ साथ दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जरनैल सिंह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर जाकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने लिखित में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बजट सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम और सत्येंद्र जैन की तुलना हनुमान जी से की थी। साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान समर्थक नारे पर गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए ये कोई शर्मिंदगी का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं करते, गिरफ्तारियां फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। यानी फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आया था कि नारे लगे थे तो गिरफ्तारी भी तत्काल कर ली गई है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एकदम लॉजिकल तरीके से गवर्नेंस कर रही है। साथ साथ दोस्तों चंद्र कुमार बोस जो सुभाष चंद्र बोस के पोते हैं, उन्होंने अभिनेता रणदीप हुड्डा के दावे पर निशाना साधा है और जमकर फटकार लगाई है। दरअसल रणदीप हुड्डा एक मूवी बना रहे हैं सावरकर के नाम की, और इस मूवी के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही है। दोस्तों उन्होंने सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के संबंधों को लेकर भी कई बातें कही है, उन दोनों को लिंक करने का प्रयास किया है। और चंद्र कुमार बोस बोले कहा तुम फिल्म बना रहे हो अच्छी बात है रणदीप हुड्डा जी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी पर्सनैलिटी को दूसरे से बिना तथ्यों के ना जोड़ा जाए। सावरकर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कोई भी लिंक बिठाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि नेताजी एक इंक्लूसिव सेकुलर लीडर थे। ये जो मूवी बनाई जा रही है दोस्तों, इस पर आप लोग के क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। क्यों ये मूवी बनाई जा रही है, वो भी चुनाव से पहले, और सुभाष चंद्र बोस और सावरकर को जो लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आप इसकी निंदा करते हैं या फिर इसका समर्थन करते हैं?
हैं और सुभाष चंद्र बोस और सावरकर में से आप किसको बेस्ट समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, या फिर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने के लिए और समय चाहते हैं, जून तक का समय चाहते हैं। इसके बाद लोगों ने एसबीआई के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर रोज 61 लाख से ज्यादा हाई वैल्यू आरटीजीएस होते हैं। यही नहीं, एसबीआई में हर रोज करीब 1 करोड़ यूपीआई के ऑर्डर होते हैं। एसबीआई के सभी ब्रांच 2004 से ही कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। अब जरा सोचिए कि एसबीआई 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 30 जून तक का समय क्यों चाहिए उनको? दानकर्ता कंपनी को पहचान छुपाने के लिए चाहे कितनी भी कदम बैंक के द्वारा उठाया गया हो, लेकिन कोई भी प्रक्रिया मैनुअल नहीं है। यह प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित है, पूरी तरह कंप्यूटराइज हो गया है मामला। केवल एक क्वेरी लिखेंगे तभी उनको डिटेल सामने आ जाएगी। इसके लिए 136 दिनों की क्या जरूरत है? सवाल काफी गंभीर है, जवाब एसबीआई और उन संस्थानों को देना चाहिए जो पूरी तरीके से कटघरे में है। दोस्तों, शासित उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। 120 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सारी सीटें जीती हुई है, कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट यहां नहीं पहुंचाया जा रहा है। संजीव कुमार ने यह सवाल खड़े किए हैं। हुआ ये दोस्तों की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने 27 ग्रीन फील्ड बल्क ड्रग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिसमें तेलंगाना के अंदर 14 ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं जहां पर बल्क ड्रग पार्क जिसे कहा जाता है, यानी बहुत सारी दवाइयां एक साथ बनाई जाएंगी। आंध्र प्रदेश के अंदर 9 ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं, गुजरात में 7 बनाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 4, कर्नाटका में 3, राजस्थान में 2, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1 बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसके सटे हुए राज्य बिहार के अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के भेदभाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इन इलाकों के अंदर पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, क्षेत्र भी काफी बड़ा है और सीट के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर आप भी मानते दोस्तों ये सवाल बिल्कुल वाजिब है तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को लेकर जमकर तारीफ की है। दरअसल एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई जनता का प्रतिनिधि पैसे लेकर विधानसभा या लोकसभा के अंदर सवाल पूछेगा तो ये गैर कानूनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो इसलिए केवल नहीं बचेंगे क्योंकि उनको विधानसभा का हाउस का प्रिविलेज मिला हुआ है। इस पर रवीश कुमार बोले, क्या प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले का भी स्वागत किया था? पिछले 10 साल में गंगा जल पीकर विधायकों ने अपनी पार्ट तोड़कर सरकार गिराई है। रवीश कुमार की ओर से कही गई इन बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब ये फैसला सामने आया है विधायकों सांसदों को लेकर तो उस पर कह रहे हैं कि स्वागतम, यानी इसका स्वागत है। रवीश कुमार ने पूछा कि पुराने फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस तरीके का रिप्लाई करते जहां पर उनकी सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन आता है और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम को पूरी तरीके से स्कैम बताकर रद्द कर दिए जाते हैं, इलीगल घोषित कर दिया जाता है। साथ साथ मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक स्कूल के सामने शराब का ठेका चला रहे थे, शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए बैठा था। टिकट कटने के बाद बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हथौड़ा लेकर पहुंच गई। इस तरीके से उन्होंने पूरे मामले पर पोल खोलते हुए बीजेपी के विधायक के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है दोस्तों, और यहाँ तक कि विधायक को सस्पेंड कराने की मांग भी की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ राहुल गांधी का आधा अधूरा वीडियो शेयर करते हुए कई सारे पत्रकार दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का विरोध हुआ, मोदी मोदी के नारे लगाए गए, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि जब राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की और वापस लौट रहे थे तब नारे कैसे बदल गए, मोदी मोदी की जगह राहुल गांधी के नारे कैसे लगने लगे, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। इस पर लोगों ने तथाकथित पत्रकारों को भी कहा कि थोड़ा ध्यान आकर्षक कर इस राजनीतिक व्यवहार पर भी तो आपको पत्रकार महोदय बोल देना चाहिए कि एक पार्टी का वरिष्ठतम नेता सारे नारे इस तरीके के सुनने के बावजूद अपने गाड़ी से नीचे उतरता है और नारे लगाने वाले लोगों से हाथ मिलाता है। इस व्यवहार के सामने ऐसे स्टंट बोने लगते हैं। सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई ये मैं पढ़ने और देखने वालों पर छोड़ता हूँ, आपसे छोटा हूँ। अगर मेरी बात अनुचित लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से लोग हिदायत भी दे रहे हैं कि पूरा मामला बताइए, फुल कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि आखिर आगे क्या हुआ। साथ साथ कर्नाटक के मांड्या में 2022 के विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान समर्थन नारे लगाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी जिला प्रमुख ने आरोप लगाया कि पार्टी सदस्य की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण हुआ है, लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की है दोस्तों, जिससे प्रतिशोध की राजनीति बताई जाने लगी है। साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु को लेकर एक सर्वे कराया गया। मूड ऑफ द तमिलनाडु में दावा किया गया है कि अगले प्रधानमंत्री को लेकर जब सवाल पूछा गया जनता से तो लगभग 65% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जबकि 33% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को वो देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगभग डबल है प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक के अंदर स्थिति एकदम इंडिया के पक्ष में है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर भी स्थिति पलट जाए। साथ साथ ईडी ने आईटी विभाग के द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शिव कुमार और दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी होमंथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बड़ी राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच को रद्द कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के नेता की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी के समन को रद्द करने से इंकार कर दिया गया था। ईडी ने आईटी विभाग के द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर शिव कुमार दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने दावा किया था कि पैसा शिव कुमार के नियंत्रण वाले 20 बैंक के 317 से अधिक बैंक अकाउंट में गए थे। इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया है दोस्तों, ईडी की कार्रवाई को जो रद्द किया गया है, एक तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग का ये बड़ा मामला सामने आया है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की हरकतें जानबूझकर की जाती है ताकि विपक्ष के बड़े नेताओं को टारगेट किया जाए और कोर्ट की ओर से ये झटका देना कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है कि विपक्ष के बड़े नेताओं पर
फर्जी केस भी लाते जा रहे हैं। साथ साथ ईडी के सामने 8वीं बार भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। समन को गैर कानूनी बताया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च को जुड़ने की पेशकश उन्होंने की है। देखते हैं अब ईडी की ओर से अलाउ किया जाता है नहीं किया जाता। अरविंद केजरीवाल सामने जाकर पूछताछ में शामिल होने से बच रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे कई सारे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल आगे कैसी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे ये बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार जर्नलिस्ट आशु को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जानकारी हेमराज सिंह नाम के व्यक्ति ने दी है, जिस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा पूरे देश को पता होना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी की पुलिस उत्तराखंड ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि यह पत्रकार जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहा था। वही अंकिता भंडारी जिसकी हत्या के मामले में बीजेपी के नेता के बेटे का नाम सामने आया था और इसके बाद मीडिया वालों को भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज रह चुकी बहुजन समाज पार्टी अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन के ताने बाने बुनने लगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी ने दक्षिण भारत के एक राज्य तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने पहली ऐसी पार्टी है जिसके साथ गठबंधन का ऐलान किया है। हालांकि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन लग नहीं रहा कि आगे चलने वाला है। केसीआर ने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन काफी कारगर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने कई पहलुओं पर साथ में बैठकर विचार किया है। हम सीट शेयरिंग को भी जल्द तय कर लेंगे। बीआरएस पार्टी की भी मजबूरी है, वो सत्ता में तो है नहीं, तो चाह रहे हैं कि बीएसपी को भी साथ में लेकर आया जाए ताकि कुछ दलित वोट भी उनके साथ में आ जाए। हालांकि इससे कितना फर्क पड़ेगा बड़े सवाल है। दोस्तों 48 सीटों को लेकर आज महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का अंतिम ऐलान कर दिया जाएगा। देखते हैं किस तरीके की जानकारी महाराष्ट्र से सामने आती है। दोस्तों साथ साथ बीजेपी में शामिल वाराणसी के पूर्व सांसद लड़ सकते हैं किसी दूसरी सीट से चुनाव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है जब वाराणसी के सांसद रह चुके राजेश मिश्रा ने पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर अब चर्चाएं चल रही है। राजेश मिश्रा साल 2004 से 2009 के बीच में वाराणसी के सांसद रहे हैं। राजेश मिश्रा को रविशंकर प्रसाद और अरुण सिंह ने पार्टी में शामिल कराया है। साथ साथ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी भी दिग्गज नेताओं पर लगा रही है दांव। बघेल सिंह देव लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, कई सारे इसमें नेता मौजूद रहेंगे। टिकटों के दावेदारों के नाम पर विचार किया जाएगा। राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतर सकते हैं। दुर्ग सीट से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उतर सकते हैं। महासमुंद सीट से उमेश पटेल मैदान में आ सकते हैं। साथ साथ और भी कई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार आज तय किए जा सकते हैं और आज ही अंतिम ऐलान भी हो सकता है। साथ साथ पंजाब में कांग्रेस पार्टी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है, भेज दिए गए हैं जेल। पंजाब की लुधियाना सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 14 दिनों के लिए जेल भेजा है। कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस में ताला जड़ने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री भरत भूषण आसू, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा और जिला कांग्रेस के प्रधान संजय तलवाड़ को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले नगर निगम के ऑफिस में ताला लगाया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखा था। दोस्तों साथ साथ 2 दिन के बाद रायबरेली और अमेठी की सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अहम बैठकें बुलानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश को लेकर गुरुवार यानी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहीं से ऐलान हो जाएगा। रायबरेली और अमेठी को लेकर स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से दे दिए जाएंगे। क्या स्पष्टीकरण दिए जाएंगे से लेकर कई तरीके की चर्चा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को लिखा लेटर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में बीते कई सालों से सुरक्षा कंपनी तैनात थी, लेकिन फरवरी 2024 को सुरक्षा कंपनियों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। गेदू के आसन लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी गतिविधियों के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता के साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नेता मुख्यालय में लगातार आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विशिष्ट और अविशिष्ट नेताओं की सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए राजीव भवन में अविलंब सुरक्षा कंपनी तैनात की जानी चाहिए। वहीं संचार विभाग के अध्यक्ष ने भी इस तरीके की मांग की है। सवाल उठ रहा है दोस्तों कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है तो क्या कांग्रेस पार्टी की सुरक्षा को ऐसे छीन लिया जाएगा। साथ पंजाब के 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो रसिया पहुंचे, उनको मिसलीड किया गया और यूक्रेन की युद्ध में घुसा दिया गया, यानी एक तरीके से दोस्तों लड़ाई में घुसा दिया गया है, जबकि वो तो ऐसे ही रसिया घूमने के लिए गए थे। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं रूस से, जहां पर भारतीयों को जबरदस्ती युद्ध के लिए उतार दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर मोदी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और रूस को भी मैसेज भेजना चाहिए कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय युवाओं को जबरदस्ती युद्ध में धकेलने का किसी देश को कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी घूमने के लिए गए थे तो क्या घूमने वाले व्यक्ति को कोई ऐसे हथियार पकड़ा के युद्ध में धकेलता है। अनैतिकता के साथ साथ ये भारत को चुनौती देने वाली बातें भी हैं। आप लोग इसे किस तरीके देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या ऐसी खबरें सामने आने से इस बात को माना जा सकता है कि भारत के विश्व गुरु का स्टेटस भारत को मिल गया है, या बीजेपी के लोग केवल विश्व राजनीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि भारतीय लोगों को इतना आसानी से युद्ध में धकेला जा रहा है जैसे कोई ऐसे देश के लोग हो जिसे कोई जानता नहीं होगा। आप लोग इस पूरे मामले पर किसकी फेलियर समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो का